हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सोशोलॉजी, जिसे हम समाजशास्त्र के नाम से भी जानते हैं, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को याद रखिएगा। जो भी क्वेश्चंस में दिए जा रहे हैं, चूंकि चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर को लेकर चल रहे हैं, इसलिए जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे उसको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। ठीक, देखिए यहाँ पे आज हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन देखिए है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी। तो याद रखिएगा इन चारों ऑप्शन की बात करें तो विश्व में जो सर्वप्रथम जनगणना जो हुई थी वो हुई थी अमेरिका में। और अमेरिका देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, जानते रहिएगा, अगर यहाँ पे जानते रहिएगा, अगर बात करें कि विश्व में सबसे, ये तो देखिए अमेरिका में जो जनगणना हुई थी एकदम नियम का, मतलब जो एक्चुअल होनी चाहिए जैसे जनगणना वो हुई थी। लेकिन अगर कहें कि सबसे प्रथम बार कब हुई थी, तो याद रखिएगा सबसे प्रथम बार जो हुई थी वो हुई थी बेबीलोन में। और यह जो जनगणना हुई थी बेबीलोन में हुई थी 6000 साल पहले। तो 6000 साल पहले ही बेबीलोन में जनगणना हो गई थी, वो प्रथम बार मानी गई थी। उसमें यहाँ तक इंसानों को भी काउंट किया गया था, इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी काउंट कर लिया गया था, क्योंकि वहाँ पे खाने पीने की बहुत शॉर्टेज हो गई थी। इसकी वजह से उन्होंने इंसान के साथ साथ जानवरों को भी काउंट कर लिया था, ताकि अपने खाने पीने का मैनेजमेंट कर सकें। तो ये बेबीलोन में सबसे पहले 6000 पहले क्या हुई थी, जनगणना हुई थी। लेकिन अगर ये बात करें कि एकदम जो आज जो आधुनिक युग में जो बात करें कि सबसे जो जनगणना की जो प्रक्रिया चल रही है वो सबसे पहले कहाँ हुई थी, अमेरिका में। तो हम ये मान के चलेंगे अमेरिका में। लेकिन अगर यहाँ बेबीलोन का ऑप्शन होता ना तो हम बेबीलोन को मान लेते। ठीक, आ जाएंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व की सर्वप्रथम आधुनिक किस्म की जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा विश्व की सर्वप्रथम आधुनिक किस्म की जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1790 में। और 1790 देखिए कहाँ आया है, ये आया है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आता कि विश्व की सर्वप्रथम आधुनिक किस्म की जनगणना कहाँ हुई थी, तो वो अमेरिका में हुई थी। याद रखिए कि यही आपको बताया गया था अभी कि अमेरिका में क्या हुई थी, आधुनिक जो आज चले आधुनिक किस्म की जो जनगणना सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। कब हुई थी, 1790 में। लेकिन हाँ, अगर सिर्फ बात यह आ जाती कि केवल जनगणना कहाँ सबसे पहले हुई, तो वो थी बेबीलोन में। ठीक, फिर आ जाएंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वह हुई थी वर्ष 1951 में। 1951 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में अब तक कितनी बार कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं। तो याद रखिएगा भारत में अब तक जो जनगणनाएं हो चुकी हैं वो टोटल हुई है 7 बार। और देखिए कब से बात हो रही है, तो ये बात हो रही है 1951 से। 1951 से लेकर 2011 के बीच में अब तक 7 बार जनगणना हो चुकी है। याद रखिए जो जनगणना होती है 10 साल के बीच में होती है। लेकिन 2021 में भी जनगणना होनी थी, लेकिन हमें पता है कोविड की वजह से, जो भी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं हो पाई है। ठीक, तो अभी तक कितनी हुई, 7 बार हुई है। लेकिन अगर ये बात करें कि जो अंग्रेज लोग भी हमारे यहाँ थे वो भी तो यहाँ पे थे, वो भी जनगणना किया करते थे। अगर उनका भी टोटल मान लेना तो अब तक टोटल 15 बार हुई है। तो अगर अंग्रेजों के ये कहें कि आज़ादी से पहले से लेकर और अब तक कितनी बार हुई है, तो टोटल 15 बार हुई है। लेकिन अगर ये कहें कि आज़ादी के बाद 2000 कह सकते हैं 1951 से लेकर 2011 के बीच में कितनी हुई, तो 7 बार। तो जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आज़ादी के बाद से ही पूछेगा, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा 7। लेकिन अगर ये कह दे कि आज़ादी से पहले से लेकर और अब तक कितनी बार हुई, तो 15 रहेगा। ठीक, आ जाएंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि भारत में प्रत्येक 10 साल बाद लगातार जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी। तो याद रखिएगा भारत में प्रत्येक 10 साल बाद लगातार जनगणना जो करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वह हुई थी 1881 से। और 1881 देखिए है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एमसे ऑन पॉपुलेशन नामक निबंध किसने लिखा है। तो जानते रहिएगा एसे ऑन पॉपुलेशन, एसे ऑन पॉपुलेशन नामक जो निबंध है ये लिखा है माल्थस ने। और माल्थस देखिए है ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि एसे ऑन पॉपुलेशन नामक जो निबंध है, जो एसे है, ये माल्थस ने लिखा है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन करें कि माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के कितने उपाय बताए हैं। तो याद रखिएगा माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय बताए हैं टोटल 2 बताए हैं, और 2 ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि माल्थस के बारे में क्या असत्य है, कौन सी बात असत्य है। तो देखिए असत्य पूछा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर अगर आप सी देखें तो इसमें
बोला गया है कि माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के 4 उपाय बताए हैं। तो 4 उपाय नहीं बताए हैं, इससे पहले ही क्वेश्चन में आया है कि माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के कितने उपाय बताए थे। हमने देखा कि 2 उपाय बताए थे। जब 2 उपाय बताए थे तो इसमें 4 उपाय कहाँ से आ गया, तो बस यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और बाकी हमारे ये जो है एम्स जो ए से ऑन पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत एक निराशावादी सिद्धांत है, बिल्कुल सही है। जनसंख्या सिद्धांत में जनसंख्या और कृषि सम्मिलित है, ये भी सही है। और जनसंख्या वृद्धि अनियंत्रित तरीके से होती है, ये भी सही है। और गलत कौन सा है, माल्थस ने जनसंख्या के 4 उपाय बताए थे, 4 नहीं केवल 2 बताए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के द्वितीय चरण में किस देश को शामिल किया जाता है। तो याद रखिएगा जनसंख्या वृद्धि के द्वितीय चरण में जिस देश को शामिल किया जाता है वह है विकासशील देश। और विकासशील देश देखिए ऑप्शन नंबर सी में आया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के स्थान पर लिखा है। तो यहाँ मान रहे हैं इसको बी मान रहे हैं, इसको सी मान ले रहे हैं, ठीक। तो बी नंबर हमारा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के द्वितीय चरण में कौन से देश शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा जनसंख्या वृद्धि के तृतीय चरण में जो देश शामिल होते हैं वो है विकासशील देश। और विकासशील देश देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जनसंख्या वृद्धि के तृतीय चरण में विकासशील देश शामिल होते हैं। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब लोगों की समान संख्या वाली पुरानी पीढ़ियों को प्रतिस्थापित करती है तो उसे क्या कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिएगा, जब लोगों की समान संख्या वाली पुरानी पीढ़ी को प्रतिस्थापित करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उस प्रक्रिया को हम कहते हैं शून्य स्तर। और शून्य स्तर दिखा है ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब किसी क्षेत्र में मृत्यु दर तथा जन्म दर के बीच अंतर को दर्शाया जाता है तो उसे कहते हैं। तो जब किसी क्षेत्र में मृत्यु दर और जन्म दर के बीच अंतर को दर्शाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो याद रखिए उसे हम कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर। और प्राकृतिक वृद्धि दर देखिए आया है ऑप्शन नंबर हमारा बी में आया है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सकल प्रजनन दर में महिलाओं की कितनी उम्र को शामिल किया जाता है। तो याद रखिएगा सकल प्रजनन दर में महिलाओं की जो उम्र को शामिल किया जाता है, इन चारों ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर डी 15 से 50, ठीक। अब देखिए अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको 15 से कहीं 49 भी मिलेगा। और कुछ बुक्स तो ऐसी हैं जो 15 से 44 की भी बात करती हैं। तो याद रखिएगा अगर आपको 15 से 49 दिख जाए, अगर देखिए तीनों में से कोई एक ही रहेगा, या तो 15 से 49 मिलेगा, या 15 से 44, या फिर 15 से 50, और इन तीनों एक साथ नहीं आएंगे, या 2 भी साथ नहीं, कोई एक आएगा। तो ये मान के चलिए 15 तो फिक्स है, 15 के बाद 49 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, या तो किसी बुक्स में 44 भी मिलता है। तो हम फिलहाल क्या मान के चलेंगे, 15 हम मानेंगे, 15 से 49 या फिर 50, हम इसको मान के फिलहाल चलेंगे, ठीक। अब आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 से 50 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति हजार संख्या के पीछे को जन्म देने वाली महिलाओं की संख्या को कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, 15 से 50 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति हजार की संख्या के पीछे को जन्म देने वाली महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उन्हें कहते हैं प्रजनन दर। और प्रजनन दर देखिए है ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 15 से 50 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति हजार की संख्या के पीछे को जन्म देने वाली महिलाओं की संख्या को प्रजनन दर कहते हैं। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव निर्मित अकाल में किसे शामिल किया जाता है। तो याद रखिएगा मानव निर्मित अकाल में उर्वरकों का अति प्रयोग शामिल किया जाता है। और उर्वरकों के अति प्रयोग की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मानव निर्मित अकाल में उर्वरकों का अति प्रयोग को शामिल किया जाता है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकृतिक अकाल में सम्मिलित किया जा सकता है। तो किसको सम्मिलित किया जा सकता है प्राकृतिक अकाल में। तो याद रखिएगा प्राकृतिक अकाल में अतिवृद्धि को शामिल किया जाता है। और अतिवृद्धि किसी भी चीज़ की अधिकता जो हो जाती है वो हमेशा निगेटिव जाती है, तो अतिवृद्धि को शामिल किया गया है। तो अतिवृद्धि है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि प्राकृतिक अकाल में अतिवृद्धि को शामिल किया जा सकता है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्यशील जनसंख्या का भारत में प्रतिशत कितना है। तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार कार्यशील जो हमारे यहाँ देश में जो लोग काम करने वाले लोगों को जो संख्या है, जो परसेंट है, वो कितना है। तो याद रखिएगा वो परसेंट है आपका 63 इसमें, तो 63 दिखा है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो वो है 63.4,
परसेंट। तो याद रखिए 63.4% जनसंख्या हमारे यहाँ की क्या है, वो कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में रखी गई है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो होगा राइट आंसर हम मान लेंगे। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति हजार बालक पर बालिकाओं की संख्या क्या है। तो याद रखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति हजार बालक के पीछे बालिकाओं की जो संख्या है वो है 914, और 914 देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाल स्त्री पुरुष लिंगानुपात का लेखा जोखा सर्वप्रथम कब हुआ था। तो याद रखिएगा बाल स्त्री पुरुष लिंगानुपात का लेखा जोखा जो सर्वप्रथम हुआ था वह हुआ था 1961 में, वर्ष 1961, वर्ष 1961 के बाद देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिंगानुपात में गिरावट का प्रमुख कारण है। तो जो लिंगानुपात है, जो कह सकते हैं लड़के और लड़कियों के बीच में जो बहुत ज़्यादा गैपिंग मिलती है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो याद रखिएगा उसके पीछे का कारण है भ्रूण हत्या भी है, मातृत्व मृत्यु दर भी है, और दहेज प्रथा का प्रचलन भी है। ये सभी कारण हैं जिसके कारण जो महिलाओं की कह सकते हैं संख्या पुरुषों के मुकाबले क्या है, कम है। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता कितनी है। तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता का जो दर है वह है 74%, और 74% देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का जो साक्षरता है परसेंट वो कितना है। तो याद रखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो महिलाओं का जो साक्षरता दर या परसेंटेज है वह है 65.4%, और 65.4% देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी। तो याद रखिएगा भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति की जो घोषणा हुई थी वह हुई थी 1952 में, तो वर्ष 1952 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण हेतु कठोर जो कदम उठाया गया था यह किस वर्ष लागू किया गया। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के अंतर्गत जो जनसंख्या नियंत्रण हेतु जो कठोर कदम उठाए गए थे उसको जो लागू किया गया था वह लागू किया गया था 1975 से 77 के बीच में। 1975 से 77 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 को अपनाया गया, यह नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने का वर्ष है। तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ है नहीं बल्कि यहाँ पे था होना चाहिए। क्यों था होना चाहिए कि जितने भी देखिए यहाँ सन आए हैं ये सब बीत चुके हैं, तो ये था का सेंस में रहेगा। तो वर्तमान कह रहे हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 को अपनाया गया जो गया था, इसका जो नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसका जो लक्ष्य जो था इसको प्राप्त करने की जो डेडलाइन रखी गई थी क्या रखी गई थी, तो वो रखी गई थी 2010, और 2010 देखिए है ऑप्शन नंबर हमारा सी में, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी हाँ अभी क्या करते हैं, चलिए अभी क्या करते हैं, देखिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं फिलहाल। अच्छा एक क्वेश्चन को और आइए डिस्कस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ सुमेलित करना है। देखिए निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दी गई है, हमें एक सूची से दूसरी सूची को मिलाना है और साथ में कूट इसमें कौन सा आंसर होगा हमें ये ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए ऑप्शन ए बी सी डी में जो दिया गया है 1 2 3 4 ऑप्शन में मिलाना है। अब देखिए यहाँ सोनोग्राफी, तो सोनोग्राफी से क्या मतलब है, तो याद रखिए सोनोग्राफी जो होती है ना ये बच्चों के लिंग की जानकारी, ये मतलब ये लड़का है कि लड़की है ये जो पता करते हैं सोनोग्राफी से पता करते हैं। फिर देखिए मानव निर्मित अकाल जो है ना ये क्यों आया था, इसका जो कारण था वो कीटनाशक का और उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने की वजह से आया था। फिर कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो ये पहले ही आपको बताया गया था 1900 कब हुई थी, 51 में हुई थी। फिर कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी जो होती है ये कब से कब तक रही है, तो ये जो रही है ये रही है आपका 1918 से आपका 19 तक। ठीक, इसके बीच में रही है, बहुत ज़्यादा मिक्स हो गया है। तो देखिए हम आपको आंसर यहाँ बताते हैं ये किस में जाएगा, ये जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए में ये जाएगा। तो ए नंबर में देखेंगे आप तो आप मैच कर जाएगा। देखिए ए को मैंने किसे मिलाया, ए से 4 को मिलाया गया है, बी से 3 को मिलाया गया है, सी से 2 को मिलाया गया है और डी से 1 को मिलाया गया है। ठीक, तो मे भी आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी यहाँ 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज की तैयारी रखते हैं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।